नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं हल्ला बोल हरियाणा। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली की अगर बात की जाए तो भारत में ज्ञान देने वाले को गुरु माना जाता था, लेकिन अब टीचर बन गए हैं। टीचर और गुरु में यही फर्क है कि गुरु के लिए शिक्षा व्यापार नहीं बल्कि एक मिशन था, लेकिन आज शिक्षा को व्यापार की तरह विकसित किया जा रहा है। अगर व्यापार है तो उसके चलाने के सिद्धांत साम, दाम, दंड, भेद पर निर्धारित है। इंडिया न्यूज हरियाणा प्रदेश के इन्हीं प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लगातार हल्ला बोल रहा है, लेकिन क्यों सरकार इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानियों पर कोई लगाम नहीं लगा पा रही है? आखिरकार खामी कहां पर है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हल्ला बोल के महा एपिसोड में हमारे साथ मौजूद बेहद अनुभवी पैनल से हम जानेंगे। साथ ही उन सभी अभिभावकों के दर्द को हम सरकार को बेहद करीब से भी महसूस कराएंगे जो इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का शिकार हो गए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उससे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से संजय भसीन जी मौजूद हैं। ऑल इंडिया पेरेंट्स फोरम से हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश राणा जी मौजूद है। हमारे साथ INLD से अरविंद भारद्वाज जी हैं। वंदना पोपली जी हमारे साथ कांग्रेस से है और प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन से हमारे साथ यशपाल यादव जी है। सबसे पहले संजय भसीन जी, आपसे ही सवाल। सरकार ने दावा किया था महंगाई दूर करेगी, जो आम आदमी है उसकी जरूरत है, उसकी सहूलियतों को बढ़ाएगी, लेकिन दाल, चावल, चीनी तो छोड़िए, अब जो महंगाई की मार स्कूल और स्कूल फीस के नाम पर लोगों पर पड़ रही है, उसका क्या जवाब है आपके पास? स्कूल की आप बात कर रहे हो, जिन प्राइवेट स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं, उनके विषय के अंदर पहली बात तो ये है, राज्य और सारे के सारे पैनल, सारे जो हमारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, इसकी बीज हमारी बोए हुए नहीं है। ये पुराने बोए बीज हैं जो बरगद के रूप में इस समय हमारे सामने है, जिनको काटने में, जिनको झाड़ने में समय लगेगा। और इस संजय जी, मैं रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि ये बीज आपके बोए नहीं है, लेकिन जिस तरह का हाहाकार और प्रदर्शन और लगातार जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है, अभिभावक परेशान है। स्कूलों के बाहर बड़ी तादाद में, भारी संख्या में अभिभावक बैनर, पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आपके ही कार्यकाल में हो रहे हैं। और ये फीस की जो बढ़ोतरी हुई है, ये अभी हुई है। फीस की बढ़ोतरी के लिए सारे का सारा सरकार के संज्ञान में है। और अभी जिस तरह से जो हमारे प्राइवेट हरियाणा, इसके अंदर स्कूल आते हैं, 2 तरह के स्कूल है, CBSE के अंडर है और दूसरे जो है हमारे हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अंदर है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अंदर जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं 6612 हैं, जिनको नोटिस देकर ये पूछा गया कि जो BPL कार्ड के बच्चों के दाखिले होते हैं वो कितने नहीं है। उसके अंदर से 4997 ने जवाब ही नहीं दिया। जिनको नोटिस भेज दिया गया उनकी मान्यता रद्द करने के लिए, फिर उनके जवाब आए। उनको ये कहा गया कि भाई आप बोर्डों के ऊपर जो सूचना पट्ट है उनके ऊपर एक सूचना लिस्ट लगाइए कि कितने कितने बच्चों के आपके वेकेंट पड़े हुए हैं। तो ये सारे के सारे काम चल रहे हैं, जिनको ठीक करने के अंदर समय लगेगा और ये हमारा संकल्प है, हम इसे ठीक करके रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है, रमेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, कहीं ना कहीं लगता है जो असमर्थता है, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, आप उनको नोटिस देते हैं, आप उनको कहते हैं कि 134A के तहत लिस्ट दे और वो लिस्ट नहीं दे रहे, यानी कि कहीं ना कहीं जो गिड़गिड़ाना पड़ रहा है विभाग को, वो एक स्थिति है। मैं आपसे इस सवाल का जवाब देने से पहले अरविंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है प्रदेश में, जो असमर्थता कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों को लेकर जो सरकार की बनी हुई है, मतलब हालात ये हो गए हैं कि गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, नोटिस दे रहे हैं लेकिन नोटिस के बाद कोई कार्रवाई नहीं है। किस तरह से देखते हैं इस सबको? राज वर्मा जी, बिल्कुल आपने ठीक बात कही है, बिल्कुल सही सवाल है। आज जो स्थिति है हमारे हरियाणा प्रदेश में, प्राइवेट स्कूल और एसोसिएशन जो है इनकी और जो पेरेंट एसोसिएशन है, उनके बीच भी एक टकराव की स्थिति है। उसकी जो मेन वजह है वो 3 है मेरे ख्याल से। एक तो है फीस वृद्धि, फीस को लेके आज ये हालत है हरियाणा प्रदेश में। हम अगर स्कूल की बात करें, ये सभी स्कूल नहीं है, मुश्किल से 2 या 4-5% स्कूल हैं ऐसे कि जिनमें 15 से 20%, 25%, 30% की फीस हाइक को हर साल कर देते हैं। मतलब अगर 5000, 6000 या 8000 मंथली फीस है तो वो सीधा 1500, 2000, 2500 हर साल बढ़ा देते हैं, जो कि एक आम पेरेंट के लिए देना बहुत मुश्किल है। दूसरी बड़ी बात है बुक्स को लेकर, यूनिफॉर्म्स को लेकर है कि स्कूलों में दुकानें शुरू कर दी। ये बिल्कुल गलत है। स्कूल को इस तरह से दुकानें नहीं करनी चाहिए। कॉमर्शलाइजेशन, कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो स्कूलों में इलीगल है और बैन है, तो सरकार को उस पर एक्शन उठाना चाहिए। परंतु उसमें एक सरकार की भी मजबूरी है कि वो एक्शन नहीं उठा पाते। जैसे बुक्स की बात है, सरकार कहती है NCERT की बुक्स होनी चाहिए, परंतु सरकार की यह हालत है कि लास्ट ईयर
पिछले साल नवंबर में सरकारी स्कूलों में किताब पहुंची थी। प्राइवेट स्कूल तो छोड़ दीजिए, उनके बच्चे कहां से पढ़ेंगे। सरकारी स्कूलों को जो खुद सरकार देती है वो नवंबर में पहुंची थी। अगर प्राइवेट स्कूल सब कंपलसरी कर भी दी जाए एनसीईआरटी की बुक्स, तो फिर नवंबर तक उन्हें भी वेट करना पड़ता। यानी कि मुसीबत जो अभिभावकों के सामने आन खड़ी हुई है कि किस तरह से उन्हें लूटा जा रहा है, कहीं फीस बढ़ोतरी के नाम पर, और कहीं अगर बात कर ले तो फिर वर्दी हो, किताबें हो, पेन पेंसिल, और अब यहां तो बात आ गई है कि खाना भी आपको स्कूल से लेना होगा। लेकिन एक विपक्षी दल होने के नाते कहीं ना कहीं क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप भी अभिभावकों के साथ खड़े हों और उन्हें न्याय दिलाएं? आपसे भी सवाल का जवाब लेने से पहले वंदना जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। 10 साल आपकी भी सरकार रही, कहीं ना कहीं मानते हैं कि जिस तरह से ये मनमानी बढ़ी है उसकी नींव वहां से रखी गई? देखिए, जहां तक आप मनमानी की बात करते हैं, यहाँ पर अभी संजय जी भी कह रहे थे कि पुरानी जो है जड़ें वो बोई हुई हैं और बरगद बड़ा है। मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। जो चीजें आ रही हैं वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार के सामने आ रही है। अगर दो चीजों की हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं फीस वृद्धि की। फीस वृद्धि में आप ये देखिए मानसिकता क्या है सरकार की। करनाल में पेरेंट्स जाते हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए और वहां पर क्या जवाब मिलता है कि अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो आपको मनमानी सहन करनी पड़ेगी। ये आपकी नीयत है, आप चाहते क्या है। आप जब स्कूलों के साथ खड़े हैं तो आप पेरेंट्स के साथ इंसाफ कैसे करेंगे। बाद में करनाल के जो सांसद हैं उन्होंने बाद में माफी भी मांगी इन पेरेंट्स से कि ये जो बयान था मुख्यमंत्री का गलत था। तो ये देखिए यहाँ पर सरकार ही एक नहीं है। उसके बाद जो इनके फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट पीके दास, उनका एक बयान आता है कि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि फीस वृद्धि को रोका जा सके। दो तरह के स्कूल हैं, एक है सीबीएसई से और दूसरे हैं हरियाणा बोर्ड से। दोनों के लिए रूल्स हैं लेकिन अलग अलग है। पहली बात, अगर हरियाणा स्कूल्स की बात की जाए तो वहां पर ये रूल है कि अगर आपको लगता है कि स्कूल के पास फंड ज्यादा है और वो फीस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तब पेरेंट्स उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। मेरा ये प्रश्न है कि अगर पेरेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं तो आपने क्या उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया। दूसरी बात, अगर सीबीएसई स्कूल्स की बात की जाए तो सीबीएसई में तो बिल्कुल क्लियर है सीबीएसई का ये कि अगर पेरेंट्स और स्कूल इकट्ठे मिलकर ये मानते हैं कि फीस बढ़ानी चाहिए तब बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर कोई स्टेप नहीं लिया गया। अगर मैं दूसरी बात करूं 134 की 134 से जरूर हमारे समय में लाया गया, एक राइट टू एजुकेशन के तहत इस एक्ट को लाया गया था। और मुझे लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर अभी कुछ और राइट्स लाने की जरूरत है। राइट टू एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पर राइट टू हाउसिंग भी है, राइट टू प्राइवेसी भी है, इस तरह के राइट्स भी दिए जाते हैं। तो उसके अंदर अगर हम 134A लेकर आए जिसमें वीकर सेक्शन जो है उनको प्रोवाइड किया जाए कि वो कहीं ना कहीं मानते नहीं है आपकी। जब 134A लाए, एक बेहतर एक कदम उठाया गया कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चे को भी शिक्षा दिलाई जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कि इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए। अभी जब एक नोटिस जारी किया गया जिसमें 4000 से ज्यादा ऐसे स्कूल थे जिन्होंने लिस्ट ही नहीं दी, यानी कि ये जो माहौल बिगड़ा पहले से ही बिगड़ता आया है। तो एक ये बड़ा सवाल है। मैं वंदना जी आपसे इस सवाल का जवाब भी लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार रमेश राणा जी से मैं इस सवाल ले लेता हूं कि रमेश जी, कि किस तरह से आप ये देखते हैं, क्योंकि पूरे माहौल को आपने देखा है, ना केवल गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें या प्रदेश के दूसरे जो जिले हैं वहां की बात करें, जो दिक्कतें हैं अगर सिलसिलेवार आप अगर समझाएं एक एक करके कि किस तरह की दिक्कतें हैं कम से कम शब्दों में। राज वर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपके इंडिया न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूं कि पूरे हरियाणा के अंदर इस तरह का प्रोग्राम जो पहली बार आपने ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं वर्मा जी इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि चोर चोर मौसेरे भाई, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, चाहे आप बीजेपी की बात करें, चाहे आप इनेलो की बात करें, चाहे आप हजका की बात करें, चाहे आप चौथी और पांचवी पार्टी की बात करें, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जैसे अभी वंदना जी ने कहा, उनको शायद अभी रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है कि शिक्षा नियमावली क्या कहती है। सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन मिलती है, लेकिन शिक्षा नियमावली हरियाणा स्टेट की ही लागू होंगी। अगर हम शिक्षा की बात करें, स्टेट की बात करें, स्टेट पॉलिसी जो है वो लागू होती है। दूसरी बात देखिए, जहां तक संजय जी ने अभी कहा कि भ्रष्टाचार की बात पर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार पर उनका जीरो टॉलरेंस है। साहब, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी की नाक के नीचे स्कूल वाले पूरी तरह से भ्रष्टाचार लिप्त हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अभिभावकों की आवाज को दबाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है।
उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। रमेश जी, यहाँ एक सवाल, लगातार जिस तरह से फीस बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं हम, अगर कोई स्कूल 10 बिल्कुल 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 अरविंद जी मैं बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, आप अपना सवाल जरूर पूछिए, लेकिन उससे पहले कि अगर कुछ प्रतिशत अगर फीस स्कूल बढ़ाता भी है, क्योंकि उसके साथ जो सुविधाएं दे रहा है, क्योंकि एक दौर था जब वो सुविधाएं नहीं थी, आपको कंप्यूटर भी चाहिए, हाईटेक क्लासरूम भी चाहिए, आपको एसी भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की जो है बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा भी चाहिए। अगर ये सारी सुविधाएं स्कूल दे रहा है और उस सब के बाद अगर वो कुछ फीस बढ़ाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? जी बिल्कुल, आपका ठीक है सवाल वर्मा जी। मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि देखिए, स्कूल क्या है इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। स्कूल एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नो प्रॉफिट और नो लॉस पर चलाई जाती है। आज आप किसी भी स्कूल की बात करें, पूरे देश के अंदर बड़े बड़े स्कूल के माफियाज बैठे हुए हैं। आज वो शिक्षा, जैसे अभी आप ज्ञान की बात कर रहे थे, गुरु की बात कर रहे थे, गुरु और टीचर की जो बात कर रहे हैं, वो चीज अब बिल्कुल खत्म होती जा रही है। अब सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, जिसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हुए हैं। सीबीएसई के कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। फीस बढ़ाने के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं, जैसे कि जब भी प्राइवेट स्कूल को फीस बढ़ानी है, अगर स्कूल को लगता है कि भाई मेरे पास धन की कमी है, आगे चल के मैं टीचर्स की सैलरी नहीं दे पाऊंगा, स्कूल के जो खर्चे हैं उनको मीट नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए उनको एक फॉर्म 6 भरना होता है। फॉर्म 6 भरना ही काफी नहीं है, फॉर्म 6 भर करके उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है। संजय जी, यहाँ कहीं ना कहीं एक बात जो समझ में आ रही है, जो बार बार हम उठा भी रहे हैं, कि जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार की वो दिखाई नहीं दे रही है। आप सिर्फ एक कार्रवाई बताइए, एक ऐसी कार्रवाई बताइए प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ कि जिससे लगे यहाँ जो तमाम जो अभिभावक बैठे हैं वो ये माने कि हाँ, सरकार ने कार्रवाई की है, सरकार कुछ करना चाहती है, सरकार जो दावे कर रही थी वो पूरे करेगी। एक कार्रवाई बता दीजिए, एक कार्रवाई। रमेश जी, मैं एक सेकंड, रमेश जी एक बार संजय जी से जवाब ले, संजय जी से लेते हैं। ये हमारे ऊपर लाठियां भांजी गई, हमारे ऊपर लाठियों की बर्बरता हुई भारतीय जनता पार्टी के। यानी कहीं ना कहीं संजय जी सवाल यही है कि कुछ करना नहीं चाहती है सरकार, बातें बहुत बड़ी है और इन बातों से अब किसी का पेट भरने वाला नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर इन अभिभावकों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। और यही एक बड़ा सवाल है। यहाँ यशपाल जी से भी ले लेते हैं। यशपाल जी, प्राइवेट स्कूल्स को लेकर जिस तरह की बात चल रही है, अब एक पूरा एक माहौल हो गया। एक वक्त था अभिभावक जब स्कूल में जाते थे तो जो टीचर्स हैं, गुरु हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अब बैनर पोस्टर लेकर स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि हालात ये बन गए हैं कि शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है और स्कूल जो है कहीं ना कहीं बड़े शोरूम हो गए जिन्हें सिर्फ पैसा कमाना है। देखिए, दो बातें होती है। पिछली सरकार ने और इस सरकार ने, दोनों ने मिलकर स्कूलों को बहुत हराश किया है। पिछली सरकार ने इस तरह के उल्टे पुल्टे कानून लेकर आए कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है, किसी बच्चे के एग्जाम तक नहीं लेने, इस तरह के जो कानून। लेकिन इसमें अगर चलिए कानून ले भी आए, लेकिन इससे तिजोरी, यानी कि इसमें सीधे सीधे फीस बढ़ोतरी, स्कूल के अंदर ही आप दुकान खोल देते, उसका क्या लेना देना है? देखो, 134A की बात करें तो 134A में हमने सबने माना है, पूरे स्कूल वालों ने, पूरी स्कूल कम्युनिटी ने माना है। एक साथ बयान जारी किया था पिछले साल भी और इस साल भी, कि जब 134A के बच्चे डीओ ऑफिस के मार्फत हमारे पास भेजे जाएंगे, हम उनका निश्चित रूप से दाखिला कर लेंगे। लेकिन सरकार ने कहीं अभी तक ये नहीं बताया कि ये 10% के जो बच्चों का खर्चा है, ये हमें कहां से मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। क्या हम उनका फीस बढ़ाकर ले सकते हैं? क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है, फंड हमारे पास फीस का ही है, उसके अलावा कोई दूसरे फंड नहीं है। सरकार हमें कुछ देती नहीं है। सरकार ने ये कहा कि हम इन बच्चों के 400 रुपए के हिसाब से आपको दे देंगे अगर शहर में स्कूल है तो, अगर गांव में स्कूल है तो हम 200 रुपए के हिसाब से आपको देंगे। ये पिछली सरकार ने भी यही कहा था, इस सरकार ने भी यही कहा। इस सरकार को बने हुए तकरीबन 2-3 साल के करीब हो गए। क्या 400 रुपए में बढ़ोतरी नहीं हो सकती थी? चलिए, आपका सवाल वाजिब है, नहीं आपका सवाल वाजिब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि गरीब बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब बाकियों के ऊपर उसका वजन डाल दे। और एक और सवाल यहाँ पर है कि कितने ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो 134A के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर वो लिस्ट निकाल ली जाएगी तो लिस्ट में गिनती के 4 बच्चे भी नहीं होंगे। वंदना जी, आप कुछ पूछना? देखिए, संजय जी से मेरा अनुरोध है कि ये आज
जो डिबेट है, हम सब साथ बैठे हैं, पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं, तो क्यों ना इसको फ्रूटफुल रहने दें। आप शायद भूल जाते हैं कि आप अब विपक्ष में नहीं है, अब आप सरकार में हैं। आप एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए कि आपने एक ऐसा कौन सा स्टेप लिया जिससे शिक्षा में कोई सुधार हो, वो तो आप बता नहीं पाए। और उसके बाद आप सोनिया गांधी जी का नाम लेते हैं, बरगद बताते हैं। आप यही बताकर आए थे ना। देखिए, आपके बीच में मैं नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली। प्लीज इसको फ्रूटफुल रहने दीजिए, प्लीज इसको। जब सामने यहाँ पर सारे बैठे हैं, जब आपकी बारी आई है तब आप बोलिएगा, जब आपकी बारी आए तब आप बोलिएगा ना। आप इसको यहाँ पे फ्रूटफुल बनाइए ना। बताइए आपने क्या स्टेप लिया। आप कांग्रेस को खराब बताकर आए थे, तो बताइए आपने अच्छा क्या किया। दूसरा मेरा एक चीज और, यहाँ पे 134 पर आपने भी प्रश्न पूछा था, और हमारे जो अध्यापक संघ से हैं वो कह रहे थे चोर चोर मुसोरे भाई, और मेरी पार्टी पे भी प्रश्न उठा रहे थे। तो ये बताइए चोर चोर मुसोरे भाई कौन है? जब सरकार कहती है कि 55% से बच्चा अगर लेगा तब उसको स्कूल में डाला जाएगा 134A में, ये कौन सा रूल है? जब हम चाहते हैं कि कुछ निचले तबके के लोगों को, गरीब बच्चों को एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो उसको आप इंक्रीज करें ना। आप तो 2 साल में मुझे लगता है कि बीजेपी 134A को खत्म करना चाहती है। आप उनको आगे लेकर आइए ना, कि आप ये 55% आप बोल रहे हैं। अरविंद जी, यहाँ बात यही हो रही है कि जिस तरह सवाल उठाया गया कि सभी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ जो है वादे और दावे करती है, लेकिन जब ग्राउंड पर कुछ करना हो लोगों के लिए तो कुछ नहीं करते। मेरे भाई ने एक बात उठाई, वो बहुत अच्छी, कोई 2 समाधान बताइए। सुना हमने, नहीं वो बात सुनी। 25% किया गया था, जब ये 134 से लागू किया था 25% किया था, और वो बिल्कुल वाजिब है, वो होना चाहिए था, इतना अधिकार मिलना चाहिए था बच्चों। दूसरी बात, जो 55% की शर्त रखी गई, वो क्यों रखी गई? गरीब का बच्चा जिसे कोई ट्यूशन नहीं मिलता, जिसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलता, जिसके पेरेंट उसे कहीं पढ़ा नहीं सकते, वो खुद अनपढ़ है, वो 55% भी कैसे लाएगा? ये इसमें इस शर्त को हटाना चाहिए था। तीसरी बात, नो डिटेंशन पॉलिसी थी, वो जबरदस्ती थोपी गई थी। उसका क्या अर्थ था? उससे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब हुआ। फिर सबसे बड़ी बात, अगर आज इन बातों पर हम आ जाएं, पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है फीस को लेकर है, चाहे वो स्कूल्स को लेकर है, बिल्कुल ठीक बात है। सरकार आज इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि सरकार ने 134A को लागू करवाने के लिए क्या किया? ये कहते हैं हमने नोटिस दिया। किसने माना आपका नोटिस? आप कहते हैं मान्यता रद्द कर देंगे। आपने 4000 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस दिया, क्या हुआ उस नोटिस का? सवाल यही है कि जवाब किसी के पास है नहीं, और जवाब यहाँ नहीं। अब यहाँ इन अभिभावकों को समाधान चाहिए। यहाँ पर अब कुछ सवाल ले लेते हैं जो अभिभावक यहाँ पर आए हैं। रामफल जी, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, और पैनल में जो तमाम लोग बैठे हैं, आप इधर आइए। तमाम लोग बैठे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि किन से आपका सवाल है और क्या सवाल है? मेरा सवाल जो भी पार्टी के वहाँ पे नुमाइंदे बैठे हैं उन सभी से है। 134 से अभिभावकों ने खुद लागू करवाया, फीस कमेटी अभिभावकों ने खुद बनवाई। इन दोनों को तोड़ने में कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के हाथ रहे। 25% से 10% कांग्रेस ने किया। फीस कमेटी को हाई कोर्ट की कमेटी से उठा के अपने पास बीजेपी ने लिया। क्यों लिया? ये सब क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि अब तुम्हारी पोलें खुलने वाली हैं और तुम्हारे ही बैंड बजने वाले हैं, इसलिए ये सब किया गया। अभिभावकों को दोनों सरकारों ने आखिरी ने निचोड़ा है, दिया कभी कुछ नहीं है। संजय जी, पहले आपसे इस सवाल का जवाब लेते हैं कि ये जो निचोड़ने की पॉलिसी है, चलिए आपने कहा कि नहीं जी पिछली सरकारों के ऊपर आपने थोप दिया, लेकिन अब यहाँ सवाल ये भी हुआ कि अगर हाईकोर्ट के पास कमेटी थी तो आपको क्या जरूरत थी? फिर ये 55% का क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको 134 में आपको कि 55% लाएंगे तभी होगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं फेवर जो है वो घुमा के दिया जा रहा था। 55% का तो इसलिए है जी, जो बच्चे हैं उससे आर्थिक उससे नीचे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। स्कूलों के अंदर कितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया बनाते? यहाँ तो उसका एंट्रेंस वो बनाते, और उसके बाद जो बच्चे रह जाएंगे, उसके बाद अगर आपने ना पढ़ा हो, मैंने पढ़ा है, अगर उसके बाद जो बच्चे रह जाएंगे 2 और 5 तारीख को शायद वो बता देंगे, उसकी दोबारा से उसका क्या होगा, उसको दाखिले होंगे। दूसरा जो संजय जी, 55% की शर्त की वजह से स्थिति ये है कि सीट खाली पड़ी है। मैं बताता हूँ, आपका जो टेस्ट हुआ उसमें सीटें बच गई हैं, स्कूलों को फायदा हुआ है, ये इसलिए किया आपने। सर एक बात बताइए, अभी टेस्ट भी हो गए। सर एक बात बताइए, टेस्ट भी हो गया, सब कुछ हुआ, सारी चीजें हो गई, एडमिशन कितने को मिल गया? क्योंकि बाकी बच्चे तो जा रहे हैं पढ़ने के लिए स्कूल। 134A के तहत जो लिस्ट आई, वहाँ बच्चे कहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए? मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा फी हाइक का है। आज हम 134A पर बात, बिल्कुल रमेश जी हम फीस हाइक पर भी आएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ बात हो रही है कि जिस तरह से सरकार को इन अभिभावकों को राहत देनी चाहिए थी, वो राहत इन्हें नहीं मिल रही है। फिर बात हो फीस हाइक की, और सबसे बड़ी बात, अगर जेब
पर कैची चलानी ही है तो स्कूलों ने अलग अलग तरीके उसके लिए अख्तियार किए हैं। फिलहाल यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा के खास प्रोग्राम हल्ला बोल हरियाणा में। और हल्ला बोल हरियाणा में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी मनमानी जारी रखे हुए है। हालात ये बन गए हैं कि अभिभावकों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, रोज स्कूल के बाहर बैनर पोस्टर लेकर वो इन प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। और लगातार हम बात कर रहे हैं और जिस तरह से पेरेंट्स अपनी बात, अपनी शिकायत सरकार के खिलाफ रख रहे हैं, वही सब बात लगातार हम कर रहे हैं। और हमारे साथ एक बेहद अनुभवी पैनल भी है जिससे इन तमाम सवालों के जवाब भी हम ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ अभिभावकों के सवाल है वो ले लेते हैं। सर बैठ जाइए आप, क्या सवाल है और किन से आपका सवाल है? मेरा सवाल संजय जी से है। जो अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, मैं उनको ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पिछले 2.5 साल में अपना वोट बीजेपी को देने के बाद मुझे पहली बार शर्म महसूस हुई है जिस तरीके से सीएम साहब ने अपना खुला समर्थन स्कूलों को दिया है। तो ये एक मेरे लिए, मैं अपने आप के लिए बहुत शर्म की बात मानता हूं। संजय जी, जिस तरह से एक बयान आया मुख्यमंत्री का कि उन्होंने कहा कि अगर चाहिए तो शिक्षा आपको चाहिए, समझौता करना पड़ेगा, तो जो हालात है कहीं ना कहीं एक आप अगर कोई समाधान नहीं दे सकते थे, कम से कम गुड़ नहीं तो गुड़ जैसी बात ही कर देते। नहीं, समझौता शब्द में उन्होंने ये थोड़ी कहा कि आप स्कूलों से दबें, सरकार पेरेंट्स के साथ है, तो मतलब पढ़े ना आप। नहीं, बच्चों को पढ़ना तो है ही, बच्चों को पढ़ाना तो है ही, हमारों को नहीं पढ़ाना। नहीं, चलिए आप इस डेफिनेशन को आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ना लगातार ये अभिभावक यही एक सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार उस समझौते का मतलब क्या है। आप बता दीजिए उसका मतलब। नहीं, समझौते का मतलब जो मैं अपने नॉलेज से समझता हूँ ये था कि जो स्कूल्स हैं उनसे बात की जाए, किसी प्रकार का हल निकाला जाए। हल नहीं निकलेगा तो सरकार बैठी है। जी आप बताइए क्या सवाल। सर मेरा नाम देव है, मैं डीपीएसजी पालम विहार का पेरेंट्स हूं और हमारे साथ एक ऐसा अन्याय हुआ है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर किसी चोरी होती है किसी के, वो जाके थाने में रिपोर्ट करता है, उसका इलाज हो जाता है। हम लोगों के साथ चोरी हो रही है और हम लोग 1 महीने से चिल्ला रहे हैं कि हमारी फीस इतनी जो हाइक हुई है, फीस की बढ़ोतरी की कितनी बढ़ोतरी हुई? देखिए, नए स्टूडेंट्स के लिए 400% और पुराने स्टूडेंट्स के लिए 200%। इस साल 100% का डिस्काउंट दे दिया गया है और आगे आपको 200% आपको नया कर दिया जाएगा। हम वो पैसा कहां से लाएंगे, किससे? संजय जी, कोई नियम? साहब एक मिनट सुनिए, हम 1 महीने से चिल्ला रहे हैं, 1 महीने से हम लोग रोड पे खड़े हैं और हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। हमारे साथ कल को कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो सब पे FIR दर्ज हो जाएंगी। हमसे चाहते क्या है आप? नहीं, हम कुछ नहीं चाहते जी आपसे, हम तो आपका भलाई चाहते हैं। कहाँ हो रहा है वो भला? हम तो पेरेंट्स की भलाई चाहते हैं। हम पेरेंट्स क्योंकि हम भी पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे भी हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपकी सारी की सारी व्यथाएं हैं वो सारी की सारी संज्ञान में है और इनके ऊपर कार्रवाई तुरंत होगी, यही मैं आपसे कह रहा हूँ। संजय जी एक बात बताइए, संजय जी एक सवाल यहाँ पर आपसे है कि क्या कोई नियम नहीं है? कुछ भी स्कूल अपने मनमाने तरीके से फीस बढ़ा देगा? कोई नियम तो होगा? नहीं, नियम तो देखो, नियम के बारे में पूरा मुझे ज्ञान नहीं है कि इनके क्या नियम है। राणा साहब बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लड़ाई लड़ी है, इनको सारा कुछ संघर्ष पता है। जो हमारे को मालूम है सीबीएसई इसी आम जनता के पास जब चुनाव होंगे आप जाएंगे और आप कहेंगे कि वो वोट दे, तो वो वोट क्यों देगी? वो भी कहेगी कि इस वोट का मतलब क्या है? एक मिनट राजीव, पल्ला नहीं झाड़ रहा मैं पल्ला नहीं झाड़ रहा। सीबीएसई ने जैसे अभी ऑर्डर किए किताबों के बारे में, ड्रेसेस के बारे में, मैं आपने कराया ना। संजय जी एक सवाल और ले लेते हैं। यहाँ सभी तमाम अभिभावकों के पास ढेर सारे सवाल हैं और शायद उन सवालों के जवाब आपके पास ना हो, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जी मैम। राज जी, मैं राजदीप है मेरा नाम और मैं ब्लू बेल्स पेरेंट्स एसोसिएशन से हूँ। मेरा सवाल संजय जी से है। संजय जी कहते हैं कि उन्हें नियम नहीं पता। आपको ये पता है कि 20,000 ट्यूशन फीस के ऊपर 40,000 रुपया एनुअल और डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाते हैं, और अगर हम पूछते हैं कि ये कहाँ पर यूज हो रहे हैं तो हमें ये जवाब दिया जाता है आपको कोई हक नहीं है पूछने का। क्या आपके पास में कोई नियम नहीं है कि स्कूल के ऑडिट करवाए जाए?
अच्छा संजय जी, ये एक बड़ा सवाल है कि कहीं तो कुछ ऐसा नियम होगा कि आपने एक शिक्षा विभाग का एक दफ्तर खोला हुआ है, उसका मकसद क्या, क्यों है वो? या तो उसको बंद कर दीजिए, या फिर अगर वो स्कूलों से जवाबदेही नहीं ले पा रहा है तो ये कुछ ना कुछ नया तो करना होगा। तो आप क्यों नहीं ऑडिट करा लेते? ऑडिट की बात हुई लेकिन ऑडिट को करके देने को तैयार नहीं है। नहीं, ऑडिट क्यों नहीं होगा? अगर ऑडिट का अधिकार हरियाणा सरकार का सीबीएसई के स्कूलों का कराने के पास है, जवाब ऑडिट होगा उसका। संजय जी की जगह इसका जवाब मैं दे देता हूं। इसका जवाब ये है, 2015 के अंदर 2016 के अंदर लगभग 20 से 22 स्कूलों के ऑडिट के ऑर्डर किए गए। मिस्टर पीके दास ने उन ऑडिट के ऑर्डर्स को स्टे दे दिया। किसके कहने पर? शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी के कहने पर उनको स्टे दे दिया गया। ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता ये आगे जवाब आपको देना चाहते हैं। आप इनसे पूछिए, जो अभी बहन जी ने कहा कि ऑडिट क्यों नहीं होते, ऑडिट होते हैं, उसके ऑर्डर को स्टे कर दिया जाता है। सरकार की मंशा नहीं है। यहाँ सवाल का जवाब चाहिए, लेकिन दिक्कत यही आ रही है, दिक्कत यहाँ यही आ रही है कि स्कूल जो है वो लगातार मनमानी कर रहे हैं और जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया हुआ है उसका समाधान ना तो सरकार के पास है और ना ही कोई इसको देना चाहते हैं। सर एक बात बताइए आप कि जिस तरह से फीस बढ़ोतरी की जा रही है, वहीं स्कूल के अंदर ही आप किताबें लीजिए, वर्दी लीजिए, तमाम तरह की जो अब खर्च जो है वो डाला जा रहा है, तो किस तरह से आप अपना विरोध रख रहे हैं? क्या कोई प्रतिनिधि सरकार का आया जिसने आपकी बात सुनी? सर सरकार से तो कोई आता ही नहीं ना हमारे पास। इवन स्कूल वाले जो प्रिंसिपल है वो तक मिलने को तैयार नहीं है, तो उनके लिए उनसे भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है हमको। उसके लिए भी हम लोग को धरना देना पड़ता है स्कूल के बाहर, वो हल्ला होता है। उसके बाद भी प्रिंसिपल मिलते ही नहीं है, लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आप लोग जब अधिकारियों के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों का कहना होता है कि उनको नियम के पता ही नहीं है। उनको कहा जाता है कि वो तो हमसे पूछते हैं आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। हम कहते हैं सर आप बताइए, जो सही है वो बताएं। मेरी बेटी थी, उसको फीस जमा नहीं हुई, डेवलपमेंट फीस मैंने पे नहीं किया, उसको मेडिकल रूम में बैठाया गया। मैं डीओ के पास गया, डीसी के पास गया, उन्होंने कहा हमने स्कूल में कह दिया, स्कूल जाता वो कहते हैं हम तो नहीं बैठाएंगे। कई बार शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ नोटिस भी दिए गए स्कूलों को, क्या लगा कि कहीं शिक्षा विभाग का कोई वजूद है? क्या उन नोटिस का असर या जब जवाब मांगा गया शिक्षा विभाग की तरफ से वो प्राइवेट स्कूल देते दिखाई दिए? कहीं पर भी कोई भी सुनवाई नहीं है। अगर मैं संजय जी से ही पूछना चाहूंगा कि हमें आम आदमी को तो एक रूल फॉलो करने के लिए बड़ी हिदायतें और ये दी जाती हैं, क्या वो स्कूल को नहीं दे सकते ये हिदायतें? जैसा कि संदीप जी ने बताया, अभी उनकी बेटी को वहां पे बैठाया गया, जिसकी कंप्लेन करी, डीसी के पास में करी, डिविजनल कमिश्नर के पास में करी, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो कहाँ का न्याय है ये? प्रेजेंट गवर्नमेंट किसकी है? आज ये अगर दूसरी गवर्नमेंट पे दे रहे हैं, आज प्रेजेंट गवर्नमेंट किसकी है? और इसका कौन जवाब देगा? इसका इस चीज के किसके पास जाए? देखिए, तमाम यहाँ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, आप जवाब देना चाह रहे हैं क्योंकि लगातार संजय जी से भी जवाब मांगा गया, लेकिन बहुत सारी जगह वो नियम नहीं पता है तो या फिर वो जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन अब मजबूर अभिभावक करे तो क्या करे। लेकिन अब सवाल यही है कि सरकार किसकी है या किसकी थी, बात वो नहीं है। बात यह है कि समाधान कौन देगा और किस तरह से मिलेगा। इस सब के बीच आप भी 10 साल, आपकी सरकार 10 साल रही, क्या ऐसा बेहतरीन किया गया सरकार की तरफ से कि हाँ अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक जो है कदम उठा दिया गया था? देखिए, आपकी बात का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले अभी एक यहाँ पर बात उठी हल्दीराम की, उसका जवाब देना मैं बहुत जरूरी समझती हूँ। टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, मानती हूँ थोड़ा सा व्यापारीकरण हुआ है, लेकिन अगर आप उसको व्यापारीकरण की नजर से भी देखते हैं, स्कूल के लिए 2 चीजें हैं, एक फिक्स कैपिटल, कंप्यूटर्स हैं, फर्नीचर है, जो उनको एक बार लगा दिया तो बार बार उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग कैपिटल में आपको सैलरीज देनी है, तो उसके लिए आपको साल के बिगनिंग में 400% आप एनुअल चार्जेस क्यों बढ़ा रहे हैं? वहां पर कहीं ना कहीं कंट्रोल होने की आवश्यकता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असफल रही। जहां तक अगर आप मेरी सरकार की बात करते हैं तो हमारे समय में इतना ज्यादा फी हाइक नहीं था, कंट्रोल था। दूसरी बात, ये कंपल्सरी था नहीं, एक चीज और, एक्सपेंडिचर नोटिस लगाना जरूरी था स्कूल्स के लिए, जो कि पेरेंट्स को भी अवेलेबल था। एक्सपेंडिचर नोटिस लगाना जरूरी था। और जैसा कि रूल है, अगर लगता है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है तो फी हाइक हो सकती है, और पेरेंट्स जो है अगर फी हाइक जस्टिफाइड नहीं हो रही तो आप कंप्लेंट कर सकते थे उस समय भी। लेकिन अरविंद जी एक बात बताइए, जिस तरह से संजय जी ने जवाब दिया, सरकार अब बीजेपी की है, 10 साल कांग्रेस की सरकार भी रही, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह के हालात में, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बिल्कुल देखिए, सबसे पहले यहाँ एक तस्वीर यहाँ दिखाना चाहेंगे
पेरेंट्स की इंडिविजुअल कंप्लेंट्स हैं। ये वो शिकायतों का एक पूरा बंडल है जो ये बताता है कि किस तरह से प्रदेश के अभिभावक त्रस्त हैं, लगातार उनके ऊपर फीस के नाम पर जो एक बोझ डाला जा रहा है, उनकी जेब पर कैंची चलाई जा रही है। अरविंद जी, मैं वापस दोबारा आपके पास आऊंगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या लगता है कि समाधान क्या है? दूसरा, क्या आप जो संजय जी की बात कर ले या वन्ना जी की बात कर ले, जिस तरह से एक दूसरे पर बात टालने की बात की जा रही है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? राजी, सबसे बड़ी बात यह है, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को लगभग 5 से 7% का हाइक होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। और वो भी कहीं कहीं ऐसा है कि आज ये स्थिति है बहुत सी इंडस्ट्रीज में कि वहाँ हाइक ही नहीं दे रहे। इसी तरह अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, वहाँ 12% है जो हाइक दिया है 7th पे कमीशन में, इससे ज्यादा नहीं है। और यहाँ जिस तरह से बताया जा रहा है 200, 300, 400% हाइक करके उस फीस को बढ़ा के लगा जाए, तो आप खुद सोचिए कि एक पेरेंट जो सिर्फ 5%, 7% की जिसकी सैलरी बढ़ रही है, वो 200-300% जो उनकी फीस बढ़ गई है बच्चों की, वो कहां से पे करेगा? इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह से मेरे जो साथी अभी बोल रहे थे, हल्दीराम वाला उदाहरण, वो एक मजाक उड़ाने वाली बात है अपने हमारे पेरेंट्स का, हमारे जो आर्थिक स्थिति है उसका, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, ये धंधा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जिस तरह से कहा स्टार्टिंग में, हमारे यहाँ खास तौर पर, हम बाहर की बात नहीं करते, हमारे देश में शिक्षा एक व्यवसाय ना था, ना है, ना हो सकता। उसे अगर व्यवसाय से आपने जोड़ दिया तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठप हो जाएगा और एक आम बच्चा, एक गरीब का बच्चा कभी भी नहीं पढ़ सकता। इसलिए इस नजरिए को तो बदलना पड़ेगा। एक बात बताइए, जो ये देखिए फीस हाइक, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ सर, मैं आपके पास भी आऊंगा। यशपाल जी, मैम, यशपाल जी, एक सवाल यहाँ ये है, अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नौकरियां करते हैं और साल में कितनी तनख्वाह में बढ़ोतरी होती है ये हम भी जानते हैं। या तो सभी प्राइवेट स्कूल्स ने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो है टीचर्स की सैलरी कर दी है, इसलिए शायद फीस में बढ़ोतरी की जा रही है। तो शायद फिर भी अभिभावक मान जाएंगे कि उनके बीच से आने वाले जो टीचर्स हैं, कम से कम उन्हें फायदा हो रहा है। क्या ये बढ़ोतरी फीस में की गई है या फिर क्यों इतना बढ़ाया जाता है फीस को? जहां 200% और 400% की बात हो रही ना, वो केवल एक अपवाद है पूरे हरियाणा में मेरे ख्याल से। सर, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, देखिए सुनिए, डबल है, ट्रिपल है, बहुत 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 खराब हालत। डबल हो सकता है, डबल हो सकता है, लेकिन 200% और 300% और 400% की जहां बात करें ना, बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है कि 400% तक फीस बढ़ोतरी हुई। किस स्कूल की हुई? एक स्कूल की फीस बढ़ोतरी हुई। किसी भी स्कूल ने मेरे ख्याल से 10-12% से ज्यादा फीस बढ़ोतरी नहीं की। अच्छा, कुछ स्कूलों की बात मान सकता हूँ, ऐसे भी स्कूल है, क्या आपने उनका नाम लिया? क्या आपने उनका नाम लिया जिसने पिछले 3 सालों से फीस नहीं बढ़ाई? ऐसे स्कूल है कि नहीं है सिस्टम में? ऐसे स्कूल नहीं, मैं आपको कहता हूं क्या सिस्टम में ऐसे स्कूल नहीं है जिन्होंने फीस बढ़ोतरी नहीं की। चलिए यशपाल जी, यहाँ कुछ और, यहाँ किसी एक स्कूल से अभी मैं आ रहा हूँ, यहाँ किसी एक स्कूल के अभिभावक नहीं है, यहाँ तमाम बहुत सारे स्कूल के अभिभावक है। और एक ये तस्वीर पहले आप ही बताइए, क्या आप दिखाना चाह रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? मैं ब्लूबेल्स मैं ब्लूबेल स्कूल गुड़गांव का एक पेरेंट हूं, और जैसा कि वंदना जी ने बताया कि ये अभी हाल ही की सरकार में हुआ है। मैं उनको ये पिछले 7 साल का डेटा आपको बताना चाहूंगा, जहां की जो फीस में बढ़ोतरी है पिछले 7 साल में, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार 4 या 5 साल रही है, लगातार फीस में वृद्धि की जो रेट है वो दर थम नहीं रहा है। और हालत यह है कि पिछले 7 साल में फीस 3 गुना बढ़ गई है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि हमारी जो सैलरीज है, हम जिस इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हमारा काफी सारा पैसा टैक्स में कट जाता है, उसके बाद जो हमें पैसा बचता है हमें मजबूर होना पड़ता है स्कूल को देने के लिए। तो क्या हमारे लिए ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि 3 गुना अगर हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है तो हम कैसे ये बढ़ी हुई फीस को हम कैसे दे पाएंगे? मैम, वंदना जी, आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि 10 साल आप लोग भी सरकार में रहे थे, अभी 2.5 साल के करीब बीजेपी को यहाँ सरकार में आए हुए हैं। तो शुरुआत में भी मेरा यही एक सवाल था कि इन 10 साल में ही तो कहीं आदत आप लोगों ने इतनी नहीं बिगाड़ दी कि अब मनमानियों पर उतरे हुए हैं सभी प्राइवेट स्कूल्स? देखिए, सबसे पहले अभी यहाँ पर एक पेरेंट भी बोल रहे थे कि 25% अगर हाइक होता है तो उसमें उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि कहीं ना कहीं हाइक तो होता ही है। तो हाइक का मैं मना नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर एक कंपैरिजन करने की भी आवश्यकता है कि उसी स्पेस से, उसी पेस से टीचर्स की सैलरी भी इंक्रीज हुई थी, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन 400% कौन कौन से स्कूल थे जिसमें टीचर्स की सैलरीज में एक बड़ा हाइक आया था, ऐतिहासिक हाइक आया था? 2-3 के नाम बता दीजिए। मैं पहले अगर बात करूं, अगर आप पे स्केल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो इंक्रीज है वो हमारी सरकार के टाइम में दिया गया था। पे स्केल की बात कर रहे हैं आप, पे स्केल हैज बीन गिवन टू प्राइवेट स्कूल एज वेल, उनको भी दिया जाता है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे हरियाणा बोर्ड के हो।
इलेक्शन से मैंने मैडम स्कूलों के नहीं गए, मैं भी पेरेंट हूँ, मैं आपसे ज्यादा दुखी हूँ। बहुत अच्छी बात है। चलिए, हमारे संवाददाता ने शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को हल्ला बोल की वो रिपोर्ट सौंपी है, जिस रिपोर्ट को हमने प्रदेश भर के सभी जिलों में जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और गैर जिम्मेदाराना रवैया उन्होंने इख्तियार किया है, जो तैयार की थी। क्या शिक्षा मंत्री ने बोला, वो आपको दिखाते हैं। जी सर, जिस तरह से जो मनमानी सामने आ रही है, तो उसको लेकर क्या आश्वासन कराते हैं? देखिए प्रदीप, ये इंडिया न्यूज के पत्रकार और छायाकार मित्रों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। शिक्षा को कुछ लोगों ने एक बड़ा मुनाफे का कारोबार समझ करके और उस बिल्डिंग का, उस मान्यता का दुरुपयोग करते हैं। और मैं इंडिया न्यूज़ के पत्रकार छायाकारों को ये आश्वासन देता हूँ कि ये जो रिपोर्ट मुझे प्रदीप बालोड़िया सौंप रहे हैं, इसके एक एक शब्द के ऊपर हम विचार करेंगे। हरियाणा में हम किसी भी प्राइवेट विद्यालय की मैनेजमेंट को बच्चों के अभिभावकों के साथ मनमानी नहीं करने देंगे। हमने, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि गुरुग्राम में जो डीपीएस गाजियाबाद है, आज हमारा एडीसी विनय कुमार और हमारी जो जिला शिक्षा अधिकारी है मैडम नीलम भंडारी को हमने कहा है कि आप इसको जो आखिरी नोटिस है वो दे दीजिए। वार्ता कई बार हो चुकी है। हरियाणा के गरीब बच्चों के हितों की अनदेखी जो प्राइवेट मैनेजमेंट करेगा, हम किसी हद तक भी हम जा सकते हैं। और प्राइवेट मैनेज के कुछ संस्थाएं अच्छा काम भी कर रही है, उनको हम प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। पीछे फिक्की ऑडिटोरियम में दिल्ली में उनके साथ हमारी मंत्रणा भी हुई थी। मनमाने ढंग से साल में 2-2 बार जो फीस बढ़ा लेते हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि इस तरह के विद्यालय को हरियाणा में चलने दिया जाए या नहीं चलने दिया जाए। जनता जनार्दन के माध्यम से मैं इन मित्रों को बताना चाहता हूं कि हरियाणा का जो गरीब बच्चा है, उसके हितों का ध्यान हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। इंडिया न्यूज़ के पत्रकार छायाकारों को जो हमारी मदद कर रहे हैं, जो अपने सर्वेक्षण के आधार पर बहुत खोजबीन करके ये जो रिपोर्ट हल्ला बोल मुझे सौंपी है, इसके ऊपर मैं पूरा अध्ययन भी करूंगा और इसके ऊपर जहां जहां कार्रवाई करने की जरूरत है, कार्रवाई भी मैं करूंगा। एक बार फिर से इंडिया न्यूज को बहुत बहुत बधाई। हम बात कर रहे हैं लगातार कि किस तरह से प्रदेश में प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी मनमानी की हुई है और जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, उसने अभिभावकों की हालत ऐसी कर दी है कि ना रोते बनता और ना ही हंसते बनता है। और ये वो शिकायतें हैं, इन शिकायतों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में अभिभावकों की हालत क्या है और किस तरह से प्राइवेट स्कूल जो है अब बड़े बड़े शोरूम बन चुके हैं। और ये तकलीफ लगातार जारी है। और सबसे बड़ा सवाल कि सरकार या तो करना नहीं चाहती है या कर नहीं पा रही है, अभिभावकों की सुन नहीं रही है। प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, आप अपनी बात पहुंचा नहीं पाते। आखिरकार इनका कौन वाली वारिस है? ये क्या भगवान के भरोसे हैं? ये वही लोग हैं जो आपको चुनकर आज सत्ता में लेकर आए हैं। आप इनकी तकलीफ को क्यों नहीं सुनना चाहते? रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमेश जी, संजय जी, रमेश जी कुछ कहना, एक सवाल ले लेते। जी 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 बताइए। मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं कि हम अभिभावकों के साथ हैं। इनकी सारी बात को अगर इन्होंने प्रेस से या इन्होंने प्रदर्शन से पहुंचाया है, मैं व्यक्तिगत इस बात को पहुंचाऊंगा और इनके साथ हम खड़े मिलेंगे आपको। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर सरकार, आप राज जी और मुक्त वो हैं, अपना पत्रकार हैं, आप जानते हैं इस बात को कि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो निर्णय उन्हीं की कलम से होने हैं, उसकी कलम से, जिनकी कलम से होने हैं उनकी कलम चलाने के लिए हम दबाव डालेंगे उनके ऊपर और अभिभावकों के साथ खड़े रहेंगे। और जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप कुछ अच्छा करेंगे और कुछ जल्दी कर लेंगे कि ताकि ये लूटने से बच जाए। रमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर खट्टर जैसे मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम यहां पर पारदर्शिता लाएंगे,
भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे केंद्र की बात करें, चाहे हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, इनका प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों कंट्रोल नहीं है, उसका जीता जागता उदाहरण पिछले महीने मिस्टर पी.के. दास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फरीदाबाद आए थे और मेरी उनसे लगभग 1.5 घंटे बातचीत हुई। मिस्टर पी.के. दास ने ये कहा कि सरकार की इस पर कोई मंशा नहीं है, कि सरकार इस पर कोई पेरेंट्स को राहत नहीं देना चाहती। मैं इस मंच के माध्यम से आज आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह की सरकार की जो घटिया सोच है, जो घटिया मानसिकता है, अगली बार 2019 के जो चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर दिया जाएगा। सरकार की ना कोई घटिया सोच है, ना इस प्रकार का चरित्रवान है जैसे कि आप बोल रहे राणा जी। जिस तरह की कमजोर सरकार और कमजोर मुख्यमंत्री है खट्टर साहब, इतना कोई कमजोर नहीं रहा। जब मुख्यमंत्री खुद ये कह दे, एक बार अरविंद जी को सुन लेते हैं। जब एक मुख्यमंत्री खुद ये कह दे कि अगर बच्चे पढ़ाने हैं तो आप समझौता कर लीजिए, तो इससे कमजोर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता किसी प्रदेश का। फिर एक और वजह मैं बताता हूँ कि मुख्यमंत्री जी एक मिनट रुक जाइए। संजय जी रुक जाइए, मैं भी गिनती करूँ क्या? आपके नेताओं की भी गिनती करूँ क्या जो जेल में बैठे हैं? आप डिबेट को खराब कर रहे हैं। आपकी बारी में हम चुप थे ना, आप संयम का संजय जी, सवाल यहाँ ये है कि इन अभिभावकों की समस्या का समाधान क्या है यहाँ? संजय जी, अरविंद जी, मैं आप दोनों को सर मुद्दे से भटक रहे हैं हम लोग। अरविंद जी, संजय जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। संजय जी, सवाल ये है, आप उस वक्त सरकार में थे, आप हमारी नहीं क्यों थे उस वक्त? क्यों थे फिर? एक बार नहीं। अरविंद जी, समय कम है। सर, क्या आपकी पार्टी, आप लोग इन अभिभावकों के साथ खड़े होंगे इस लड़ाई में? हम तो कहते हैं आप निर्णय लाइए, आप नियम लाइए। अगर हमारी पार्टी के भी किसी आदमी का स्कूल होगा ना, हम बिल्कुल कहते हैं आप नियम लाइए, लागू करा दीजिए, हम तैयार हैं। वंदना जी, एक आखिरी सवाल। जिस तरह का पूरा माहौल बना हुआ प्रदेश में, प्राइवेट स्कूल्स लगातार बात नहीं सुनते हैं अधिकारियों की, सिर्फ नोटिस भर दे दिया जाता है, कार्रवाई कुछ नहीं होती। कहाँ देखते हैं सरकार को? क्या कमजोर है कहीं सरकार? देखिए, मुझे लगता है कि आज जो यहाँ पर हो रहा है वही हरियाणा में हो रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको अपना रोल नहीं मालूम, वैसे ही सरकार को अपना रोल नहीं मालूम कि हमें करना क्या है। यहाँ पर आप किस लिए आए हैं? आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं और आप खुद कह रहे कि मैं ही दुखी हूँ। आप यहाँ पर कह रहे कि मैं ही दुखी हूँ। आप एक बात बताइए, आपका रोल क्या है? आप रोड मैप बता रहे हैं तो आप रोड मैप बताइए ना। आपका रोड मैप क्या है कि शिक्षा के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आपने क्या स्टेप उठाया? रामविलास जी कहते हैं कि 7 अप्रैल को जिला स्तर पे कमेटियां बनाई गई और कमेटियों में जो फीस हाइक को लेकर है रिपोर्ट 1 हफ्ते में दी जाएगी। मेरा प्रश्न है आपसे, 1 हफ्ता बीत चुका, फीस हाइक पर क्या रिपोर्ट आई? क्या कमेटी? संजय जी, फीस बार वही बात है, क्यों नहीं कुछ हो रहा है? आपके मंत्री, आपके सरकार के लोग बयान देते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कड़ा कदम उठाएंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन हो नहीं रहा कुछ। कब तक होगा? अरे सर, आपको ही समय देना होगा क्योंकि अभिभावक परेशान हैं, इनकी समस्या का समाधान नहीं है। सरकार में आप लोग हैं, आप नहीं देंगे तो कौन देगा यहाँ पर? चलिए, यहाँ उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई समाधान मिलेगा। एक आखिरी सवाल प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधि होने के तौर पर मैं यशपाल जी से ले लेता हूँ। यशपाल जी, इस समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि ये एक ऐसा बॉम्ब है जो कि अब जल्द फटने वाला है। अभिभावकों का गुस्सा, उनकी नाराजगी, क्योंकि अभी तक जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। क्योंकि जो एक रिस्पेक्ट, जो एक सम्मान जो शिक्षा और शिक्षक के प्रति होता था, वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है और इसे बचाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, ये बात तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि कुछ स्कूलों ने, जैसे 200-400% की बात हो रही, बाकी स्कूलों ने 10%, 20% के तक। आपकी एसोसिएशन क्या करेगी? मैं 10 और 20% की बात पे आता हूं। 10 और 20% को भी लोग चैलेंज करते हैं कि 10 और 20% भी ज्यादा होते हैं। 10 और 20% बिल्कुल ज्यादा नहीं होते। ये कहते हैं टीचर की सैलरी, क्या केवल स्कूल में टीचर की सैलरी दी जाती है? क्या कंप्यूटर खराब नहीं होते? क्या बसें खराब नहीं होते? क्या डेप्रिसिएशन नहीं होता? क्या बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं होता? क्या बसों में कैमरे नहीं लगाने पड़ते? क्या बिल्डिंग में कैमरे नहीं लगाने पड़ते? सर, कितने कैमरे लगाने होते हैं? कितने एसी लगाने होते हैं? कितनी बार मेंटेनेंस करना होता है कि करोड़ों रुपए चाहिए हर साल? सरकार बिजली का बिल कॉमर्शियल लेती है, सरकार टेलीफोन का बिल कॉमर्शियल लेती है, सरकार हमसे प्रॉपर्टी टैक्स लेती है कॉमर्शियल। क्या उन मुद्दों पर सरकार को सोचने की जरूरत नहीं है? क्या उन मुद्दों को उठाने की जरूरत नहीं है इस मंच के माध्यम से कि स्कूल भी दुखी है सरकार से?
कि सारे के सारे कॉमर्शियलाइजेशन करने के बाद और हमसे कहते हैं कि फीस कम करो। बिल्कुल फीस कम करने के लिए तैयार है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को पढ़ाए, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। हम चाहते हैं कि नहीं, बिल्कुल। यानी कि यशपाल जी, यहाँ ये बात है कि आप लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी बनती है कि आप अपनी मनमानी फीस जो है वो इन अभिभावकों से लेंगे और सिर्फ अपना फायदा देखेंगे। शिक्षा और जो ये छात्र हैं, जो जिन लोगों को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए, जिन बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए, उससे आपका कोई सरोकार है नहीं। यानी कि सवाल यही है कि जिस तरह से प्रदेश में शिक्षा को अब व्यवसाय बनाया जा रहा है और जिस तरह की नीति अपनाई जा रही है, कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो अभिभावकों की ही बड़ी हुई है और सरकार का जिस तरह का रवैया है उससे जो नाराजगी है इन अभिभावकों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हल्ला बोल हरियाणा में इस बार हमने सवाल जो उठाया था वो था कि प्राइवेट स्कूल किस तरह से अपनी मनमानी करते हैं और उनका जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो किस तरह से अभिभावकों के प्रति बना हुआ है। लेकिन आप कहीं मत जाइए, प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।